नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस का आंसर की रिलीज हुआ, जिससे आप लोगों ने अपने आंसर की से मिलान करके आपके जो नंबर आए होंगे आप लोग जान गए होंगे। फिर भी जिन्हें भी अगर कम नंबर आया होगा तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 महीने में फिर से सीजीएल का वो एग्ज़ाम शुरू होगा, आपकी दौड़ शुरू होगी। उस दौड़ को में अपने परचम लहराने के लिए आप बस मेहनत करने के लिए सजग रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरी तरीके से जीरो से हीरो लेवल तक का पढ़ाऊंगा और आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि हम सिलेक्टेड है तो आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आज हम लोग उसी कड़ी में एसएससी सीजीएल के 6 मार्च को जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं के अर्थमेटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनका आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम बेहतरीन ढंग से और अच्छे कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ आप हम मेरे साथ जुड़े रहिए। और इससे पहले मेरे सारे लेक्चर्स जो भी बेसिक लेक्चर और कंसेप्चुअल लेक्चर है आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप उसको देखने के बाद महसूस करें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 6 मार्च के ये क्वेश्चंस इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार के लेकर, इसे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स बनाया था, आप उसको देख लेंगे तो और आपको आसानी हो जाएगी। इसको कैसे अप्रोच करते हैं ये अगर आप ये मेथड लगाइएगा जो हम बताएंगे, अगर आपने एग्जाम हॉल में लगाए होंगे तो आप महसूस किए होंगे कि ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में आपका बन जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं जानते हैं तो देखिए इसको कैसे बनाना है और कैसे अप्रोच करना है एक नए तरीके से। ऐसा जब भी बेईमान दुकानदार के कंसेप्ट से और उसके बेस पर क्वेश्चंस आए तो आपको हमेशा यह सोच कर रखना है कि आप एक दुकानदार हैं और उस वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं और उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, बस उसी को लिखना है। कैसे लिखना है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। पहले बोल रहा है क्वेश्चन पर कि 50% वस्तु पर अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब प्लस 50%। अधिक का जब भी सेंस आएगा तो प्लस लिखेंगे, कम का सेंस आएगा तो माइनस लिखेंगे। प्लस 50% इसको ब्रेक करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि प्लस 1/2 होगा। तो दुकानदार वस्तु के बारे में क्या सोचा होगा कि उसका अगर 2 में वो खरीद के लाया होगा तो अंकित करेगा, मतलब कि मार्क प्राइस करेगा, उस पर वस्तु पर मार्क करेगा। तो कितना मार्क करेगा? 2 में एक जोड़ कर तब मार्क करेगा। रिजल्ट के रूप में दुकानदार 3 सोचेगा। ठीक है, पहले वस्तु को 2 में अगर लाया होगा उस पर 1 बढ़ाकर मार्क करेगा, मार्क प्राइस करेगा कितना का? 3 का। फिर आगे बोला कि 20% की छूट देगा। जैसे ही छूट के बारे में दुकान अगर दार बोलता है तो जरूर कुछ वस्तु पर दाम को कम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ छूट का मतलब माइनस हो गया, -20%। -20% का मतलब -1/5। मतलब वस्तु पर अगर वो 5 होगा तो वो कहेगा दुकानदार की 1 हम छूट देंगे, तो दुकानदार के लिए रिजल्ट कितना मिल जाएगा? तो 4 मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि दोषपूर्ण तराजू है, तो क्या सोचा होगा? बोल रहा है कि 900 ग्राम को वो 1 केजी दिखाता है, तो वही सोचा होगा कि 900 ग्राम वस्तु देगा, लेकिन क्वेश्चन में दिखाया क्या? 1000। मतलब उसको रिजल्ट के तौर पर आएगा 1000 का, मतलब 1000 देगा 900 लेकिन 1000 का दाम लेगा, मतलब उसको बेनिफिट होगा। तो वो रिजल्ट के तौर पर अपने पास 1000 का दाम लेगा। अब ये बस इतना ही कंडीशन दिया हुआ था, उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है, उसको अप्रॉक्सीमेटली शुद्ध लाभ क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो आप खुद बताइए, अगर ऐसा आप लिख लेते हैं कि जैसे बोल रहा है वैसे अगर हम दे दे, जो नीचे डिनोमिनेटर वो लिख दिए, उसका रिजल्ट अगर ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या ज़्यादा दाम रख रहा है तो प्लस में होगा, तो 2 में 1 जोड़कर यहाँ 3 रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ 20% का छूट दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब कम होगा, तो ये नीचे डिनोमिनेटर वाला लिख देंगे कि सोचा होगा 5 का, फिर एक पर वो छूट देकर उसके पास रिजल्ट आएगा 4 का। फिर वो 900 ग्राम देगा लेकिन पैसा लेगा 1000 का, मतलब उसके सोच में रिजल्ट के तौर पर 1000 का दाम आएगा। तो हमेशा जो उसको सोचेगा कि हमको ज़्यादा मिले तो हमेशा इधर ही लिखना है। वो सोच के ही दिया है कि 900 ग्राम का तराजू यूज कर रहा है लेकिन 1000 को पैसा ले रहा है, तो ये ज़्यादा वाला इधर हो गया, क्योंकि इस कंसेप्ट में दुकानदार को ज़्यादा मिलेगा, डिस्काउंट में दुकानदार को कम मिलेगा रिजल्ट, और फिर जब मार्कअप ज़्यादा करेगा तो दुकानदार को ज़्यादा मिलेगा रिजल्ट। इसलिए वो रिजल्ट को इधर लिखना है और जो सोच कर लिखेगा बेस को इधर लिखना है, डिनोमिनेटर को इधर लिखना है। उम्मीद है ये बात समझ में। अगर आप इस तरीके से लिख लेते हो तो इसके आगे क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट टू राइट जो भी कट है आप काट दीजिए।
यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया। ये देखिए 2 पच्चे 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 3 से ये 9 3 बार में कट गया। तो अब ऊपर से नीचे हम लोग गुना कर देंगे, ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ 3, फिर यहाँ भी ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो अब देखिए दुकानदार को 3 से कहाँ चला गया रिजल्ट में 4, मतलब उसको फायदा हो गया। 3 का सामान को 4 में बेच दिया, इसका मतलब उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हो गया? तो आप बोलिएगा सर 3 से 4 हुआ, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ +1। कितने से हुआ? तो 3 से हुआ। आप चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो सर गुना 100 कर दीजिए, तो कितना बार में हो जाएगा ये काट दीजिएगा तो 33.33%। क्वेश्चन में बोला कि अप्रॉक्स बताइए, तो कितना हो गया 33%। 1 नंबर आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है 7 और 5 है। 6 वर्ष पहले ए है और ये बी है, इसका अनुपात कितना है? 7:5। कब है? 6 वर्ष पहले, तो -6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले माइनस दिए कि पहले। फिर कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 11:9। अब से 4 वर्ष बाद तो +4 ईयर्स। अब को हम लोग 0 मान के चलते हैं, मतलब नाउ प्रेजेंट को 0, उससे पहले तो माइनस में और उसके बाद तो प्लस में। उम्मीद है समझ में आएगा। तो अब देखिए इसको आप कैसे आगे बढ़िएगा। तो एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपका भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, हम आपसे पूछे कि 6 वर्ष पहले आपका भाई आपसे कितना वर्ष छोटा था, तो आप बोलिए सर आप तो ये इजी क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले। अभी मेरा अगर भाई 2 वर्ष छोटा है तो 6 वर्ष पहले भी 2 वर्ष ही छोटा होगा, क्योंकि एक बार जो गैपिंग हो गई है वो हमेशा रहेगा। अभी मेरा भाई 2 वर्ष छोटा है तो 6 वर्ष पहले भी 2 वर्ष ही छोटा होगा। हम पूछेंगे अब बताइए आज से 4 वर्ष बाद आपका भाई आपसे कितना छोटा होगा, फिर बोलिए सर वो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन। अभी अगर वो 2 वर्ष छोटा है तो 4 वर्ष बाद भी 2 वर्ष छोटा होगा, 50 साल बाद भी 2 वर्ष छोटा होगा, 10 साल पहले भी 2 वर्ष छोटा होगा। मतलब कि 2 व्यक्ति का अगर एज का डिफरेंस फिक्स होता है, कितने वर्ष भी बाद ले जाए कितने वर्ष पहले ले जाए, उससे कोई फर्क डिफरेंस पर, एज के डिफरेंस पर नहीं पड़ता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। बताइए ए और बी 6 वर्ष पहले दोनों के एज में जितना गैप होगा 4 वर्ष बाद भी उतना ही का गैप होगा। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे किस बात को, कि ए और बी में कितना का गैपिंग है। तो यहाँ हम पूछेंगे ए और बी में कितने साल का गैपिंग है रेशियो के अनुसार, तो 7 और 5 है, मतलब कि 2 का गैपिंग है। कितने की गैपिंग है? 2 का। फिर हम पूछेंगे 4 वर्ष बाद ए और बी में कितना का गैपिंग होना चाहिए। आप बोलेंगे सर पहले अगर 2 वर्ष का है तो हमेशा 2 वर्ष की गैपिंग हुआ। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए 2 वर्ष की गैपिंग है या नहीं। तो 11 और 9 में कितने का गैपिंग है? 2 ही वर्ष का गैपिंग है, मतलब 2 का ही गैपिंग है। उम्मीद है कि समझ में आएगा। अगर सेम गैपिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम गैपिंग नहीं रहेगा तो हम गैपिंग को सेम करेंगे। गैपिंग को क्या करेंगे? सेम करेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी अंक से गुना कर दे पाए। लेकिन यहाँ तो इस सीजीएल के जो क्वेश्चन है इसमें तो आसान दे दिया, गैपिंग सेम दे देता। कुछ नहीं करना है, जब भी आप पहला टेस्ट कीजिए कि गैपिंग सेम हो, क्या हो, गैपिंग डिफरेंस, एज डिफरेंस सेम हो। एज डिफरेंस क्या हो? अगर सेम रहे, हमेशा एज डिफरेंस अगर सेम रहे तो कुछ नहीं करना है, रेशियो को घटा देना है। रेशियो को क्या कर देना है? रेशियो को डिफरेंस निकाल देना है। तो यहाँ बताइए ए का 6 वर्ष पहले 7 का है और फिर 4 वर्ष बाद 11 है, तो यहाँ से ये इन दोनों का अंतर कितना होगा बताइए। तो अंतर आप बोलिए कि 7 11 का अंतर हो जाएगा 4 का। कितना हो जाएगा? 4 का। यहाँ फिर देखिए कितना का अंतर है, यहाँ भी है 4 का ही अंतर है। तो अब देखिए मेरे अनुसार कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना का अंतर हो गया? 6 वर्ष पहले और अभी से 4 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष पहले है फिर 4 वर्ष, इसका मतलब कुल मिलाकर 10 वर्ष का अंतर हो गया। तो 4 का मतलब कितना हो गया? 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो 1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से काट दीजिए तो 2.5 वर्ष हो गया। 1 का मतलब कितना हो गया? 2.5 वर्ष, मतलब कि 2.5 ईयर्स हो गया 1 का मतलब। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए का आयु कहीं से निकाल लीजिए, मान लीजिए यहाँ से निकाल लीजिए। 11 का वैल्यू बताइए क्या होगा? तो 11 से करिए 11 दूना 22 है, 22 का आधा, 22 का यहाँ पर 11 के वर्ष का अगर हम निकालते हैं तो 11 दूना 22, मतलब 22 साल हो गया। और फिर 11 का आधा करेंगे तो 5.5 साल, मतलब कि 27.5 साल हो गया।
27.5 साल हुआ कब का? 4 वर्ष बाद का है। ये कितने वर्ष का बाद है? 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान में 4 वर्ष हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज ए का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ए का, तो यहाँ से 4 वर्ष घटा दीजिए तो हो गया 23.5 साल आपका हो गया ये आंसर। आपका कौन सा आंसर हो गया? 2 नंबर 23.5 साल आंसर। एकदम इजी है। क्या इजी है? बस केवल गैपिंग चेक कर लेना। अगर इधर उधर गैपिंग रहता तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते और आसानी से ला देते, लेकिन यहाँ पर गैपिंग तो सेम है। गैपिंग क्या है? सेम है। तो यहाँ पर गैपिंग अगर सेम है तो कोई बात नहीं है। यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया? 4 का। और क्वेश्चन में हो गया 6 4 10, अलग अलग पहले और बाद दोनों को जोड़ देंगे। 10 साल का गैपिंग, एक का मतलब 2.5 साल, 11 का मतलब ये हो गया 27.5 साल। हमको चाहिए था परसेंटेज, तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद का ये एज आया। कब का एज आया? 4 वर्ष बाद का। तो हमको 4 वर्ष घटा देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। आप कहेंगे कि ये 7 का भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 से भी निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, 3.5, 17.5 साल हुआ कब का? 6 वर्ष पहले का। तो वर्तमान का क्या हुआ? 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 17.5 में 6 जोड़ेंगे तो 23.5 साल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी ने 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी को 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया और व्यापार के अवधि के अंत में उसको 2, 3, 5 का लाभ प्राप्त हुआ। तो निवेशित समय क्या होगा? मतलब कि वो इन्वेस्टेड टाइम क्या होगा? टाइम पूछ रहा है कि कितना देर तक वो इन्वेस्ट करके रखा था। अब देखिए इसमें कितना आसानी से हो जाएगा। बस आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो लाभ हमेशा मिलेगा पार्टनरशिप में, जो लाभ मिलेगा वो जितना पूंजी लगाएगा, जितना क्या लगाएगा? पूंजी, जितना उसका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना पैसा लगाएगा गुण है, और जितने समय तक लगाएगा, जितना टाइम पीरियड रखेगा, वही उसका लाभ होगा। लाभ जो होगा, प्रॉफिट हमेशा उसके इन्वेस्टमेंट, जितना वो पैसा लगाया और जितने टाइम पीरियड तक पैसा लगा कर रखा, उसी का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा प्रॉफिट देगा। अगर हम यहीं से पूछे हमको टाइम निकालना है तो आप क्या बोलिएगा कि सर टाइम अगर आपको निकालना है तो इन्वेस्टमेंट को इसके नीचे ले जाइए, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। प्रॉफिट बाई क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। मतलब उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितना पूंजी लगाया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं आसानी से, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पहले पूछ रहा है? 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया और उसको लाभ मिला। ये तो प्रॉफिट को ऊपर लिख दीजिए क्योंकि प्रॉफिट में ही भाग देना है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है? प्रॉफिट का रेशियो 2:3:5 है। 2:3:5 है ए, बी और सी का। अब फिर इसमें क्या बोला है कि 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस रेशियो में? 3:4:8 के रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? 3:4:8 के, ये इन्वेस्टमेंट है। हमसे पूछा है टाइम का रेशियो, तो हम जानते हैं टाइम का रेशियो क्या होगा। तो आप बोलिए सर अभी बताए टाइम का रेशियो, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड कर दीजिए 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/8। अब इस रेशियो को सिंपल करना आप लोग जानते हैं, ठीक है? नहीं तो आप लोग रेशियो के मेरे बेसिक प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन जो वीडियो है आप प्लीज़ देख लीजिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला का जो एलसीएम होता है उसी से सब में गुना कर देंगे। तब बताइए 3, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बोलिएगा कि सर 24 होगा। तो 24 से सब में गुना कर दीजिए। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। 3 से कितना बार में? 8 बार में। 4 से कितना? 6। 8 से कितना? 3। तो ये हो गया 2 8 16, 3 6 18 और रेशियो 5 3 15। तो कितना हो गया? 16 18 15 आपका आंसर हो गया। कौन सा? कितना नंबर? 1 नंबर। 16 18। इसको तेजी से कैसे बनाते हैं बस यहीं पर देखते हैं। 2 3 है, यहाँ पर लाभ हुआ है तो लाभ ऊपर रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट नीचे। तो 2 के नीचे 3 आता, ऐसे भी नीचे में ये आएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 24। तो यहाँ 2/3 24 में लेंगे तो 3 से कितना बराबर? 8। 8 दूनी 16। फिर ये यहाँ पर आएगा 4, 24 रहेगा तो 6 3 18, 16 18 देखिए केवल पहला में है और कहीं नहीं। तो पहला आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है आपका कि यदि 80 लीटर दूध के विलियन है, मतलब दूध में पानी मिला हुआ है, विलियन मतलब मिक्सचर है, में 60% दूध है। मतलब अब बताइए 80 लीटर में 60% दूध होगा तो पूरा तो 100% होता है। अगर 60% दूध है तो 40% क्या होगा? पानी होगा। चलिए ठीक है।
तो दूध को 80% बनाने के लिए, मतलब कि 60% दूध है उसको क्वांटिटी को बढ़ाकर दूध की मात्रा को 80% करना है। मतलब कि दूध की मात्रा को 80% डालने के लिए दूध कितना हमको उसमें डालना होगा। तो आप बोलिए कि सर अगर हमको दूध डालना है तो पहले जितना पानी था यहाँ, क्या बाद में पानी में कोई चेंजेज आया है? बोलिएगा नहीं। एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 8 लीटर मिल्क है, 2 लीटर वाटर है, ठीक है। हम बोले कि इसमें हम मिल्क 4 लीटर और डाल देते हैं। हम इसमें मिल्क कितना 4 लीटर मिल्क और डाल देते हैं। तो आप बोलिएगा क्या कि मिल्क कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 8 है, 4 लीटर डाल दिए तो 12 लीटर मिल्क हो गया। लेकिन पानी कितना रहा? बोले सर 2 लीटर पहले था, तो हम तो पानी या कुछ किए ही नहीं। पानी जो पहले था वही पानी अभी भी रहेगा, क्योंकि ना हम पानी डाले हैं ना पानी निकाले हैं। जो पहले है वही रहेगा, क्योंकि हम केवल दूध डाले। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि अगर हम दूध डाल रहे हैं तो पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ गया 8 से 12, मतलब यहाँ पूरा ओवरऑल जो मिक्सचर है वो 10 लीटर का है, और यहाँ पर ओवरऑल मिक्सचर कितना हो गया? यहाँ पर 12 और 2 14 लीटर का हो गया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह निकला कि अगर हम दूध डाल लें तो पानी हमेशा सेम रहेगा। तो वही बात तो यहाँ भी लागू हुई। 80 लीटर अगर दूध है, 80 लीटर दूध का विलयन मतलब मिक्सचर है, उसमें 60% दूध है, तो पानी कितना होगा? तो आप बोलिए सर 80 लीटर का ही पानी जो होगा वो 40% होगा। 60% दूध है 80 लीटर में से, तो 40% क्या होगा? पानी होगा। यहाँ से पानी निकाल लिए। फिर आगे क्या बोल रहा है? दूध ही मिलाना है जिससे 80% दूध बन जाए। तो हम जरूर मिलाएंगे तो वजन तो बढ़ जाएगा, जितना मिलाएंगे उतना बढ़ेगा। तो हमको मालूम नहीं है तो कह दीजिए कि सर हम आपको 1 लीटर हम दूध मिला देते हैं। तो 1 लीटर दूध मिला देते, टोटल वॉल्यूम हो गया। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है 80% दूध हो जाना चाहिए, तो पानी तो बदला नहीं। तो आप बोलिएगा सर पानी नहीं बदला है, पहले जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो पानी होगा 80% दूध है, तो इसमें 20% ही पानी रह जाएगा। तो हम इसका 20% निकाल के पानी में, तो पहले वाले में जो पानी था वही बाद वाले में पानी हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि दोनों तो पानी ही है। तो अब यहाँ देखिए ये 20% से 40% 2 बार में कट गया। तो 80 दूना कितना आ गया? 160। और यहाँ से क्या है? 80 + 1, यहाँ 80 घट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया? 80 लीटर। 80 लीटर ही क्या हो गया? हमको दूध मिलाना पड़ेगा। बोले थे नहीं 1 लीटर हम मान लिए थे कि दूध डाले हैं, तो यहाँ से 80 लीटर ही दूध मिलाएंगे, तो उसके बाद जो वॉल्यूम में 80% दूध बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पानी में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, जिसके संख्या का अनुपात 5, 4, 3 और 1 दिया है। मतलब 25 पैसा का 5 सिक्का, ठीक है, रेशियो को अगर मान ले तो 50 पैसा का 4 सिक्का, 2 रुपये का 3 सिक्का और 5 रुपये का 1 सिक्का है। इस तरीके से पूरे को मिलाकर 285 रुपया बना है। तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्के के संख्या के बीच अंतर बताना। अब बताइए, अब कौन कौन सा है सिक्का? है 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा, 50 पैसा का सिक्का है, और 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। ये है ना। इसका नंबर का रेशियो क्या दिया है? तो आप बोलिएगा सर 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3 और 1 दिया है। ये कैसे का रेशियो है? ये रेशियो है नंबर का, ठीक है। अब यहाँ से हम बोले कि रुपया में बताइए कि क्या होगा, कितना रुपया होगा। तब मान लेते हैं कि 5 ही अगर सिक्का 25 पैसा का होगा तो कितना रुपया हुआ? तो 4 सिक्का मिला के 1 रुपया बनाएगा, फिर 1 25 पैसा में बच जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 1.25 रुपीज़ बन जाएगा, रुपया में लेके चलते हैं। प्लस फिर यहाँ से 50 पैसा का अगर 4 ही सिक्का हो तो कितना बन जाएगा? तो 50 50 1 रुपया, फिर 50 50 1 रुपया, मतलब 2 रुपया बन जाएगा। कितना रुपया बन गया? 2 रुपया। फिर यहाँ से बताइए 2 रुपये का 3 सिक्का तो कितना रुपया बन गया? तो आप बोलिएगा सर 2 तिहाई 6 रुपया बन गया। फिर यहाँ से आप पूछेंगे तो 5 रुपये का 1 सिक्का तो कितना रुपया बने? तो बोलिएगा सर 5 रुपये बने।
तो मेरे अनुसार पूरा कितना रुपया हो गया, टोटल रुपीज़ कितना हो गया, टोटल रुपीज़। तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 और 6 9 5 14.25 हो गया, 14.25 रुपये हुआ मेरे अनुसार। इसके अनुसार रेशियो के अनुसार कर लिए, लेकिन यही क्वेश्चन दिया है कि टोटल रुपया कितना है, 285 रुपया है, 285 है। पॉइंट हटा दीजिएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 तो इधर भी चला जाएगा, यहाँ से गुना होगा तो 100 इधर, पॉइंट हटाने के बाद। अब देखिए ये सीधे इसका डबल है, एक जीरो बच गया, मतलब 20 बार। एक का वैल्यू कितना हो गया, 20। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 25 पैसे और 5 रुपये के बीच का अंतर। तो बताइए नंबर के बीच का अंतर, ये रहा और ये रहा, 5 है और ये 1 है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 4 का मतलब, तो 1 का मतलब 20, तो 4 का मतलब 20 में 4 से गुना कर दीजिए, तो ये रहा आपका 80। कितना नंबर हो गया, 80। तो सिक्कों के बीच अंतर कितना का हो जाएगा, 80। 3 नंबर आपका हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये इजी है। इस टाइप का जब भी रूट के अंदर दिख दे तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रूट को बस आप किसी न किसी नंबर का रूट ही होगा, स्क्वायर होगा, बस उसी को ध्यान में देना है। तो आप बताइए यहाँ पर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्या, तो आप बोलिए सर यहाँ 225 है, तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। आप 15 और 154 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 देखते हैं यहाँ पर सर, ये तो 13 का स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया 13। कितना हो गया, 13 हो गया। आप बोलेंगे सर अगर आप फिर हटाएंगे तो 108 है, 13 121 हो गया। 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का। तो बहुत सुंदर, यहाँ पर 11 आ जाएगा। आप बोलिए सर 25 और 11 जोड़ेंगे तो 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो बोलिए यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 6। अब 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 किसका है, तो फाइनली ऊपर में आ गया 4। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो ऊपर में क्या आ गया, 4। अब ऊपर में 4 देखते ही ऑप्शन को हम एक बार गौर से नज़र डालेंगे तो या तो ऊपर में 4 हो, या कोई नंबर से अगर हम काटेंगे भी तो 4 का स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होगा वो 2 होगा। इसको अगर काटेंगे भी तो 2, इससे तो कम कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 2 हो सकता है। तो ऊपर में देखिए तो 7 है, 1 है, 9 है, 2 है और ये 5 है। तो इसका मतलब कि ये वाला ही आपका आंसर होगा। आप ये भी कह सकते हैं सर ये पूरा अगर कट ही जाता 4 से तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो इसके अनुसार ये भी तो हो सकता है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि 2 ऊपर में है तो ये आंसर आ सकता है, क्योंकि नीचे को अगर गौर से देखिए तो 4 से नहीं कट सकता है। तो आप फिर भी अगर हम देख लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखिए ऊपर में तो 4 आ गया, ऊपर में 4 आ गया। नीचे देखिए, अभी नीचे में है रूट अंडर, अब देखिए 16 है, अब फिर यहाँ भी 16 है, तो 16 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बच कितना गया, 1, अब प्लस ये कितना बच गया, 19.25, यही ना बचा है। और 1 में 19.25 जोड़ दीजिएगा तो 20-25 हो जाएगा। तो 4 बटा रूट अंडर 16 गुने 20.25, 20-25 याद आ रहा है, 45 का 50 25 पंचों के 20, तो 45 का हो गया, मतलब 4.5 का। किसका हो गया, ये 4.5 का। ये किसका हो गया, 4.5 का स्क्वायर। ये किसका है, 4 का स्क्वायर। तो ये 4 बाई में इसका बाहर आ जाएगा 4 और इसका बाहर आ जाएगा 4.5। 4 से तो 4 कट गया, पॉइंट हटाएगा 10 ऊपर जाएगा, काटिएगा 5 से तो 2/9। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से भी टिक कर सकते थे अगर कम समय रहे तो। 4 आया, 4 का फैक्टर में ऊपर में बस केवल ये 2 दिख रहा था, 2 आंसर हो जाएगा। 1 तो सबका होता ही, बात समझ में। तो इस तरीके से नहीं तो ये आसानी से कर सकते थे, बस 16 यहाँ कॉमन ले ले, गुना नहीं करेंगे। गुना करेंगे तो और थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, सोचने की क्षमता और बढ़ानी पड़ जाएगी। बस जो कॉमन दिखे कॉमन निकाल लीजिए। इस तरीके से हम यहाँ पर 2/9 आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% जो है वो बचाती है, तो 70% खर्चा करती है। सिंपल सी बात है, टोटल तो 100% ही होगा। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 4200 रुपये मिलते हैं, मतलब टोटल 4200, 30% क्या कर देती है, वो बचा लेती है,
तो उनकी मासिक व्यय क्या था 70%। तब बताइए 100% मासिक होता है, पूरा प्रति माह 42,000 मतलब कि 100%, या फिर डायरेक्ट ले लीजिए 42,000 उसको पूरा मिल रहा है और 30% क्या कर दी बचा ली, तो खर्चा कितना की 70%। तो यहाँ से सीधे 70% निकाल दीजिए, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, तो 70%, 2 0 कैंसिल हो गया, सीधे गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 29 पर 2 0 हो गया, मतलब 29,400 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस तरीके से भी इजी क्वेश्चन भी आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में कर सकते। एक इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक आदमी, ठीक है, एक आदमी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और हम बोले कि उस आदमी से 10 दिन करवाना है। एक दिन में 5 काम, हम बोले 10 दिन करवाइए, तो कितना काम करेगा, तो 10 दिन, तो यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम बोलिएगा यहाँ से 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसमें किए क्या, एक दिन का काम, तो एक दिन का जो काम रहेगा इसी को बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी, क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी मतलब कि क्षमता, एक दिन का काम। अब गुना में टोटल दिन से गुना कर दीजिए, टोटल डेज से, तो इससे क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगी, वो कितना काम किया। ये 10 गुने 5 किया तो 50 आ गया। मतलब हमेशा ध्यान रखिए, टोटल वर्क निकालना है तो क्षमता मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है, और गुना में वो कितना दिन तक काम करता है, टोटल डेज, तो उससे निकल जाएगा टोटल वर्क कितना आ रहा है। तो देखिए इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में करते हैं, दोनों मिल जाता है 48 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। ए और बी जो है वह 48 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर रहा है ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है, मतलब एफिशिएंसी है। ए बी का 4 गुना है, मतलब ए जो है वो बी का 4 गुना है। ये क्या है, एफिशिएंसी है, कार्य कुशल है। तो यहाँ से नीचे लेके आइए, तो ए बाई बी कितना हो गया, 4/1। मतलब एफिशिएंसी का मतलब अभी बताएं, एक दिन का काम, अगर ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो बताइए एक दिन में ए और बी मिल के कितना काम करेगा, तो 4 + 1 मतलब कि 5 काम करेगा। कितना दिन में, एक दिन में, पर डे। अब दोनों मिल के कितना दिन काम किया, 48 दिन। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। तो आप बोलेंगे हाँ निकाल सकते हैं, अभी बताएं कि एफिशिएंसी से दिन में गुना कर दीजिए, टोटल वर्क मतलब कि 48 गुने 5। ठीक है, तो 5 के 20 मतलब 200 दिन, 8 बजे 40 मतलब 240 काम हो गया। टोटल कितना काम हो गया, 240। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले। तो आप बताइए बी का एक दिन का काम है वो बी एक दिन में 1 काम करता है, उसको करवाना कितना काम है, 240 दिन। मतलब बी का जो समय होगा, बी का जो टाइम लगेगा, एक दिन में अगर वो एक ही काम करता है 240 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 240 टोटल काम में इसके एफिशिएंसी से भाग दीजिए, मतलब उसको 240 दिन लग जाएगा बी को टोटल काम को ख़त्म करने में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना था, ए बी का यहाँ एफिशिएंसी दिया था, रेशियो निकाल लिए 4/1। ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिल के एक दिन में 5 काम, तो 48 दिन में काम खत्म। तो 48 दिन में टोटल वर्क निकालिए 240 काम। मतलब बी को करवाना था तो बी का एफिशिएंसी है 1 काम, तो वो एक दिन में 1 ही काम करता है, तो 240 काम को करने में 240 दिन लगा देगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हो गया 240 आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष में 100 रुपये की राशि पर एसआई मतलब कि साधारण ब्याज पर मूलधन का 2/5 है। 5 वर्ष में जो राशि पर एसआई जो है, सिंपल ब्याज जो है वह मूलधन का 2/5 है। मतलब कि एसआई क्या है, इस क्वेश्चन बोला है कि एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष में, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में एसआई मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का 2/5 है, 2/5 है। तो यहाँ एसआई बाई प्रिंसिपल कितना हो गया, 2/5। मतलब अगर 5 प्रिंसिपल है तो 2
SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 5 पर 2 का ब्याज मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रेट क्या होगा, रेट या मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला है। तो 2 मिल रहा है कितने पर, 5 पर, 2/5, ठीक है। अगर इसी को हम 100 पर कर दे तो रेट हो जाएगा, 100 पर कर दे तो क्या हो जाएगा रेट। ये कितने वर्ष का आएगा, 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 20 दूना 40% आया। लेकिन कितने वर्ष का, 5 वर्ष का रेट है 40%। तो 1 वर्ष का जो आएगा वही ना आंसर होगा। 1 वर्ष का तो 5 से काट दीजिए तो 8, मतलब कि उसको पर ईयर रेट कितना था, 8%। पर ईयर रेट कितना था, 8%। आपका यहाँ से तीसरा नंबर आंसर। इस तरीके से बहुत ही लॉजिकल और इजी वे में हम लोग जाने कि कैसे फटाफट क्वेश्चन को तेजी से कर सकते थे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में, और टाइम बचा सकते थे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि अर्थमेटिक्स के और जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे और उसके बाद एडवांस के करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। और चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।